नमस्ते दोस्तों, वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के एक सुपर इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर को पूरी तरह से मास्टर करने वाले हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस। अच्छा, एक बात सोचिए, जब ठंडी में सड़कों पर बर्फ जम जाती है तो उस पर नमक क्यों डालते हैं? या फिर एक थका देने वाले दिन के बाद स्पोर्ट्स ड्रिंक पीते ही अचानक से एनर्जी कैसे आ जाती है? इन सभी सवालों का जवाब और भी बहुत कुछ इसी चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशंस में छिपा है। ये चैप्टर सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास की दुनिया को एक केमिकल लेवल पर समझने का गेटवे है। तो आज हम इस चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो से शुरू करके आसान भाषा में समझेंगे। रेडी हो जाइए, क्योंकि इस सेशन के बाद लिक्विड सॉल्यूशंस आपके लिए कोई मिस्ट्री नहीं रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का प्लान। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि आखिर सॉल्यूशन होता क्या है। फिर हम सीखेंगे कि सॉल्यूशंस को नंबर्स की भाषा में यानी सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद हम सॉल्यूशंस के बिहेवियर को समझेंगे रॉल्स लॉ के थ्रू। इसके बाद आएगा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और हाँ, थ्योरी को सॉलिड बनाने के लिए हम कुछ मस्ट डू प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे और एंड में सब कुछ रिवाइज करने के लिए क्विक चैप्टर समरी होगा। चलिए पहले स्टॉप पर चलते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की बिल्डिंग की नींव रखते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल, आखिर ये सॉल्यूशन है क्या? देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर फाउंडेशन ही क्लियर नहीं हुआ ना, तो आगे के टॉपिक्स जैसे मोलारिटी, मोलालिटी और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सब सर के ऊपर से निकल जाएंगे। तो आइए इस बेसिक कॉन्सेप्ट पर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और इससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो डेफिनेशन कहती है कि सॉल्यूशन दो या दो से ज्यादा चीजों का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब यहां पर हीरो वर्ड है होमोजीनियस। इसका क्या मतलब है? सिंपल भाषा में एक जैसा या यूनिफॉर्म। इसे समझने के लिए एक नींबू पानी का ग्लास इमेजिन कीजिए। जब आप चीनी को पानी में पूरी तरह घोल देते हैं तो क्या ऐसा होता है कि ऊपर का घूंट कम मीठा हो और नीचे का ज्यादा? नहीं, राइट। हर एक सिप में बिल्कुल वही मिठास होती है। मिक्सचर की प्रॉपर्टीज हर जगह से ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेम रहती हैं। यही यूनिफॉर्मिटी होमोजीनियस मिक्सचर कहलाती है और यही एक सॉल्यूशन की असल पहचान है। अब देखिए, हर सॉल्यूशन के दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। इन्हें पहचानने का सबसे आसान रूल है उनकी क्वांटिटी। जो कंपोनेंट कम क्वांटिटी में होता है उसे हम सोल्यूट कहते हैं। ये वो चीज है जो घुल जाती है, जैसे हमारे नींबू पानी वाले एग्जाम्पल में चीनी सोल्यूट है। और दूसरी तरफ जो कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है और सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। नींबू पानी में पानी सॉल्वेंट है। तो बस एक सिंपल रूल याद रखिए, जो कम है वो सोल्यूट है और जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। सिंपल। पता है, अक्सर जब हम सॉल्यूशन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ लिक्विड चीजें आती हैं, जैसे पानी। लेकिन ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। सॉल्यूशंस तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का स्टेट क्या है। जैसे हवा जिसमें हम सांस लेते हैं वो एक गैसियस सॉल्यूशन है, जिसमें नाइट्रोजन गैस सॉल्वेंट में ऑक्सीजन जैसी गैसेस सॉल्यूट्स घुली हैं। आपकी कोल्ड ड्रिंक वो एक लिक्विड सॉल्यूशन है, जिसमें पानी लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली है। और तो और सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, जैसे ब्रास यानी पीतल एक सॉलिड सॉल्यूशन है, जिसमें जिंक को कॉपर में डिसॉल्व किया जाता है। तो इन कॉम्बिनेशन से टोटल 9 तरह के सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, अब जब हम ये समझ गए हैं कि सॉल्यूशन क्या है, तो अब टाइम है उसे नंबर में डिस्क्राइब करने का। इसके लिए हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं। आप इन टर्म्स को केमिस्ट्री की लैंग्वेज समझ सकते हैं। ये हमें सिर्फ थोड़ा या ज्यादा से आगे ले जाकर बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स में बताती हैं कि एक सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है। ये कहना कि चाय थोड़ी मीठी है अलग बात है, और ये कहना कि चाय में 10 ग्राम चीनी है बिल्कुल अलग। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमें दूसरी वाली यानी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देती हैं, और इस चैप्टर की न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस लैंग्वेज को सीखना सबसे जरूरी है। अच्छा, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप है। इसे अपने नोट्स में जरूर स्टार मार्क कर लीजिए। हम सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को 2 सिंपल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं और दूसरा जो नहीं करती। लॉजिक बहुत सिंपल है। जिन भी टर्म्स के फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है वो सब टेम्परेचर के साथ बदल जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड करती है, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जिन टर्म्स के फॉर्मूला में मास आता है उन पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 किलो पानी को गर्म करें या ठंडा, उसका मास तो 1 किलो ही रहेगा, राइट? इसलिए मास बेस्ड टर्म्स को ज्यादा रिलायबल माना जाता है। चलिए पहले टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स को देखते हैं, जिनके फॉर्मूला में वॉल्यूम है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है मोलारिटी, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं।
मोलैरिटी बस ये बताती है कि 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स हैं। फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। यहाँ 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, हम पूरे सोल्यूशन के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्वेंट की नहीं। और दूसरा, ये वॉल्यूम हमेशा लीटर्स में होना चाहिए। केमिस्ट्री लैब्स में मोलैरिटी सबसे ज्यादा यूज होती है। अब आते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स पर, जो मास पर बेस्ड है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है मोलैलिटी, जिसे हम स्मॉल m से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। यहाँ बहुत ध्यान देना है, मोलैरिटी से अलग यहाँ डिनोमिनेटर में पूरे सॉल्यूशन का मास नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मास लिया जाता है, और वो भी किलोग्राम्स में। ये छोटा सा फर्क मोलैरिटी और मोलैलिटी को बिल्कुल अलग बना देता है। क्योंकि मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में ये ज़्यादा प्रेफर की जाती है। एक आम गलती जो स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं वो है मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में कंफ्यूज होना। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। इनके नाम में ही इनका सीक्रेट छिपा है। मोलारिटी में आर आता है, इस आर से आप लाइटर शब्द याद रखिए जो वॉल्यूम की यूनिट है। तो मोलारिटी हमेशा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पर डिपेंड करती है। दूसरी तरफ मोलालिटी में एल है, इसे आप किलोग्राम से जोड़ सकते हैं जो मास की यूनिट है। तो मोलालिटी हमेशा मास ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। ये छोटा सा मेमोरी ट्रिक आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। आर फॉर लीटर, एल फॉर किलोग्राम, सिंपल। ठीक है, अब जब हम सॉल्यूशंस को नंबर्स में डिस्क्राइब करना सीख चुके हैं, तो चलिए अब देखते हैं कि ये बिहेव कैसे करते हैं। सोच के देखिए, आपने एक ग्लास में पानी रखा। धीरे धीरे पानी के मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होकर हवा में जाते हैं। ये जो वेपर्स हैं, ये पानी की सरफेस पर एक प्रेशर डालते हैं, जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। पर क्या होगा अगर हम इस पानी में थोड़ा नमक घोल दें? क्या अब भी पानी उतनी ही आसानी से एवेपोरेट होगा? इन्हीं सवालों का जवाब हमें राउल्ट्स लॉ देता है। राउल्ट्स लॉ एक बहुत ही सिंपल रूल बताता है। ये कहता है कि एक सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए इसके फॉर्मूला को ब्रेक डाउन करते हैं। PA इक्वल्स P0A टाइम्स XA। यहाँ PA है सॉल्यूशन में कंपोनेंट A का वेपर प्रेशर, P0A वो है प्योर कंपोनेंट A का वेपर प्रेशर जब वो अकेला था, और XA है सॉल्यूशन में कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन। आसान भाषा में सॉल्यूशन में कंपोनेंट A जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा वेपर बनाएगा और उसका प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर हम सॉल्यूशंस को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को परफेक्टली फॉलो करते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में ज्यादातर सॉल्यूशंस नॉन आइडियल होते हैं। इसे एक एनालॉजी से समझिए। मान लीजिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एक पार्टी में हैं। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, उनके बीच का अट्रैक्शन कमजोर होता है, तो वो पार्टी से भागना चाहते हैं, यानी आसानी से इवेपोरेट होते हैं। इससे वेपर प्रेशर बढ़ जाता है और इसे हम पॉजिटिव डिविएशन कहते हैं। लेकिन अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है तो वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं और पार्टी छोड़ना ही नहीं चाहते। इससे वेपर प्रेशर कम हो जाता है और इसे हम नेगेटिव डिविएशन कहते हैं। और अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्कोरिंग और सबसे मजेदार हिस्से पर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो एक प्योर सॉल्वेंट में बस इसलिए आ जाती हैं क्योंकि आपने उसमें कोई सॉल्यूट मिलाया है। जैसे ही आप पानी में चीनी मिलाते हैं, पानी का बिहेवियर बदल जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सब कुछ बदल जाता है। इन्हीं बदलावों को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और इनकी सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये इस पर डिपेंड नहीं करती कि आपने क्या मिलाया है, बल्कि सिर्फ इस पर डिपेंड करती है कि आपने कितने पार्टिकल्स मिलाए हैं। यहां अ गेम ऑफ नंबर्स। तो इस बात को अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती हैं। उनके नेचर, साइज या आइडेंटिटी से इनका कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी में 1 मोल चीनी डाली और दूसरे 1 लीटर पानी में 1 मोल यूरिया डाला। चीनी और यूरिया बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि आपने दोनों के पार्टिकल्स का नंबर सेम यानी 1 मोल डाला है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो बदलाव आएगा वो दोनों केसेस में सेम होगा। इट्स नॉट अबाउट द क्वालिटी, इट्स ऑल अबाउट द क्वांटिटी। बेसिकली 4 मेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। पहली, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे नमक पानी में डालते हैं तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स को उड़ने से रोकता है, जिससे वेपर प्रेशर कम हो जाता है। दूसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया, अब सॉल्यूशन को उबालने के लिए हमें उसे ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तीसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये इसका उल्टा है। सॉल्यूट पार्टिकल्स पानी के मॉलिक्यूल्स को आसानी से जमने नहीं देते, इसलिए सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। और चौथी है
ऑस्मोटिक प्रेशर, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए जरूरी प्रेशर है। और अब मिलते हैं इस चैप्टर के हीरो से, द वैन हॉफ फैक्टर, जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक हम ये मान रहे थे कि अगर हमने सोल्यूट का एक पार्टिकल डाला तो वो सोल्यूशन में एक ही रहेगा, जैसे चीनी का एक मॉलिक्यूल पानी में जाकर एक ही रहता है। लेकिन सोचिए, जब हम नमक यानी NaCl को पानी में डालते हैं तो वो एक पार्टिकल नहीं रहता, वो अपने आयंस Na+ और Cl- में टूट जाता है। मतलब हमने डाला एक पार्टिकल लेकिन सॉल्यूशन में बन गए दो। यहां पर हमारी सारी कैलकुलेशंस गड़बड़ हो जाती हैं। इसी गड़बड़ को ठीक करने के लिए हमारा हीरो I आता है। ये एक करेक्शन फैक्टर है जो हमें बताता है कि सॉल्यूशन में एक्चुअली कितने पार्टिकल्स हैं और हमारे सारे कोलिगेटिव फॉर्मूलाज को आके करेक्ट कर देता है। थ्योरी समझना तो ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में असली कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप उस थ्योरी को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक्शन में लाते हैं और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम सॉलिड हो जाएंगे। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। ओके, ये है हमारा पहला सवाल। हमें NaCl का मास निकालना है, जिसे 2.5 kg पानी में घोलकर 0.25 मोलाल सोल्यूशन बनाया जा सके। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का पहला रूल है, लिखो कि क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। हमें दी गई है मोलैलिटी 0.25 m और सॉल्वेंट का मास 2.5 kg। हमें निकालना है सोल्यूट का मास। अब सोचिए, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इन तीनों को कनेक्ट करता है? एग्जैक्टली, मोलैलिटी का फॉर्मूला। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, मोलैलिटी इक्वल्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। हमें मास निकालना है, लेकिन फॉर्मूला में तो मोल्स हैं। इसका मतलब पहले हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला को रीअरेंज करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स मोलैलिटी टाइम्स मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इनकी वैल्यूज डालते हैं। मोल्स इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, जिससे हमें मिलेगा 0.625 मोल्स। अब हमारे पास मोल्स हैं। मोल्स से मास कैसे निकालते हैं? मोला मास से मल्टीप्लाई करके। तो मास इक्वल्स 0.625 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 58.5 ग्राम्स पर मोल। इसे कैलकुलेट करने पर हमारा फाइनल आंसर आता है 36.56 ग्राम्स। देखा कितना सिंपल था। चलिए अब एक सवाल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर करते हैं। हमें बताया गया है कि 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम पानी में मिलाया गया है। हमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी डेल्टा TF कैलकुलेट करना है। हमें पानी के लिए KF की वैल्यू भी दी गई है। वही अप्रोच, पहले देखो कि क्या क्या दिया है, सोल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास और KF, और निकालना है डेल्टा TF। अब सोचिए, इन सबको कौन सा फॉर्मूला कनेक्ट करता है? इस सवाल में फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा TF इक्वल्स KF टाइम्स M। अब यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। हमें KF तो पता है, लेकिन मोलैलिटी M नहीं पता। इसका मतलब हमें पहले मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी। ये एक छोटा सब प्रॉब्लम है। मोलैलिटी के लिए हमें सोल्यूट के मोल्स और सॉल्वेंट का मास इन kg चाहिए। तो पहले मोल्स निकालते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास है 62, तो मोल्स हुए गिवन मास 45 डिवाइडेड बाय 62, जो है 0.726 मोल। अब मोलैलिटी निकालते हैं। मोल्स को सॉल्वेंट के मास से डिवाइड करेंगे। ध्यान रहे मास किलोग्राम्स में होना चाहिए, तो 600 g को हम 0.6 kg लिखेंगे। तो मोलैलिटी आई 1.21। ग्रेट, अब हमें मोलैलिटी मिल गई। इस वैल्यू को हम अपने मेन फॉर्मूला में डाल देंगे। डेल्टा TF इक्वल्स 1.86 इंटू 1.21, और हमारा फाइनल आंसर आता है 2.25 केल्विन। वाह, हमने इस चैप्टर का पूरा सफर तय कर लिया है। हमने बेसिक से शुरू किया, कॉन्सेंट्रेशन की लैंग्वेज सीखी, सॉल्यूशंस का बिहेवियर समझा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के सीक्रेट्स जाने और आखिर में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। तो चलिए इस सेशन को एंड करने से पहले एक सुपर क्विक समरी लेते हैं, ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूलाज आपके दिमाग में एकदम फ्रेश हो जाए। ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए परफेक्ट होगा। तो हमने सीखा कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। मोलैलिटी M वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जबकि मोलैलिटी M मास ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, इसलिए ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। राउट्स लॉ हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो हैं जो सिर्फ पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती हैं, उनके नेचर पर नहीं। और हाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला यूज करते वक्त वैन हॉफ फैक्टर I को कभी मत भूलना, खासकर जब सॉल्यूट एक इलेक्ट्रोलाइट हो। इस स्लाइड का एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एग्जाम से पहले आपके बहुत काम आएगा। और अब जाने से पहले आपके लिए एक सवाल। हमने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा, यानी जब हम पानी में कुछ मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। तो क्या अब आप सोच सकते हैं कि कार के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज डालना या ठंडे देशों में बर्फीली सड़कों पर नमक छिड़कना इस प्रिंसिपल का बिल्कुल परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल कैसे है?
इसके बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि केमिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे चारों तरफ है। इसी सोच के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। हमेशा सीखते रहिए।